बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैज़ान भाई हमने यासीन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रागुज़र के मुसाफ़िर का आखिरी हिस्सा। अपने एग्ज़ाम की वजह से मसरूफ़ रही, इसके लिए माफ़। बैल बजाने के बाद उन्होंने दाएं तरफ खड़े अफनान को देखा, जो दोनों हाथों पैंट की जेबों में डाले इज़्तिराबी अंदाज में खड़ा था। डर रहे हो डैडी प्लीज़, उनके मजाक उड़ाने वाले अंदाज पर वो नरोटेपन से बोला। तभी गेट खुला था और उनको सामने देखकर समीन का रंग उड़ गया था। खैरियत है? अफनान ने चौंक कर पूछा। जी, आप अंदर आए, वो घबराहट पर काबू पाकर बोले। अनाया किधर है? रहमत साहब ने अंदर आते हुए पूछा। ड्राइंग रूम में है। कोई आया हुआ है? जी, नबील भाई हैं, वो नजरें चुरा कर। ओके, उसे मत बताना हम आए हैं, हम यहाँ इसका वेट कर लेते हैं। वो तीनों चौंक कर इधर उधर देखने लगे। सभी पीछे वो दोनों भी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े, लेकिन अनाया की आवाज़ सुनकर वो दोनों बाहर ही रुक गए। मेरी समझ में नहीं आता क्यों आप लोग बार बार मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए इसे मेरे सामने ले आते हैं। मैं लेकर आया हूँ। तो मुझे सच बताओ, उस दिन जो हुआ था उसमें सोनिया शामिल थी कि नहीं? भाई, आज तक मेरी ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें आई हैं वो सोनिया भाभी की वजह से ही आई हैं। अब के सोनिया ने चौंक कर उसे देखा। अब तक जो भी होता रहा मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। थक गई हूँ अपनी ज़ात की सफाइयाँ देते देते। आप जानना चाहते थे ना नवीद भाई कि मैं इस दिन हमाद के घर क्यों गई थी? मुझे वहाँ लेकर जाने वाली सोनिया थी। ये झूठ बोल रही है, तुम चुप रहो। नवीद ने उंगली उठाकर उसे बोलने से रोका। मैं ये नहीं कहती मेरी गलती नहीं थी भाई, मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मुझे क्या पता था सोनिया भाभी प्यार हमदर्दी की आड़ में मेरे साथ क्या करना चाह रही हैं। ये पागलों की तरह मुझे मारता रहा, भूखा रखता था, मुझे सब चुपचाप बर्दाश्त करती रही। जब इसने मेरे किरदार पर बात की तो पहली बार मैंने बोली, बस ना कि तुम गलत कह रहे हो। उसने मुझे जानवर की तरह मारा था, मेरे सारे जिस्म पर नील थे। आप इस बात के गवाह हैं नवीद भाई। अगर मेरी रूह और जिस्म को इस शख्स ने लहू लिहान किया तो सोनिया भाभी, इनकी ताई इसमें पूरी तरह शामिल थी। ये लोगों के सामने मेरे किरदार की ऐसी तस्वीर कशी करती कि लोग मुझे बदकिरदार ही समझते। ये मैं क्या सुन रहा हूँ नबील? नबील ने गुस्से से नबील को देखा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता भाई, ये इतनी ख़तरनाक मक्कार हो रहा था। ये मुझे कह कर यहाँ लाई कि आंटी और हमाद को अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैंने गलत नहीं कहा, हमाद माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी गलती का कफारा करना चाहता है। सोनिया जल्दी से बोली। कैसा कफारा? मैं 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 अनाया से शादी करना चाहता हूँ। अंदर जितने लोग थे उनको सांप सूंघ गया। ये आज कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों। नवीद भाई गुस्से से बोले। अनाया की शादी हो चुका है कब की। खामोश बैठी सादिया ने पहले नवीद का बाजू पकड़कर उन्हें रोका, फिर हमाद की तरफ। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, अपने शौहर से तलाक देकर मुझसे शादी कर ले दोबारा। अफनान ने ऐसी नज़रों से राहत साहब की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, ये आदमी पागल तो नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अनाया ने गौर से उसका चेहरा देखा। पहले मुझे तुमसे डर लगता था, लेकिन मुझे अब तुमसे घिन आ रही है। कैसा शौहर? जो अभी घकिया रहा था, जरहाना अंदाज में बोली। शौहर जिसकी मोहब्बत का तुम दम भरती हो, जिस पर तुम्हें बड़ा मान था, वो शौहर जिसने तुम्हारा माजी जानकर तुम्हें घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद आई हूँ। हाँ, वो तंजिया हंसा। तुम आई और उसने निकाला, बात तो एक है। साहब जाहिर होता है, अब इसके घर और दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अनाया का सर एक बार फिर चकराने लगा था। वो बेख्तियार सर थाम कर सोफे पर बैठ गई, जबकि अंदर छाई खामोशी पर अफनान का दिल डूब गया। सादिया बेख्तियार अनाया की तरफ बढ़ी। नवीद, क्यों मजाक बनाया है इस बच्चे की ज़िंदगी को? क्यों बार बार इसे आजमाते हो? ये जो बकवास कर रहा है वो नामुमकिन है। आप इन लोगों से कहीं कहीं निकल जाएं यहाँ से।
انہوں نے عنایا کو بازو کے گھیرے میں لے کر دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی ماں اور بہن کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ نبیل کے کہنے پر سونیا بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ نبیل، میرا قصور، ابھی بھی تم اپنا قصور پوچھ رہی، میں ابھی تمہیں بھائی، وہ چکراتے سر کے ساتھ چیختی تھی۔ نہیں بھائی، آپ یہ گناہ مت کریں بھائی، اس سے کہیں میری آنکھوں کے سامنے ہٹ جائے ورنہ میں کچھ غلط کر دوں گا۔ نبیل نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ یاد رکھنا عنایا، اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی اور کبھی نہیں رہنے دوں گا، میں کبھی تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اب دھمکیوں پر اتر آیا تھا، جبکہ سونیا اور اس کی ماں اسے گھسیٹ کر باہر لے جا رہے تھے۔ تم لوگوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے عفنان؟ کب سے خاموش بیٹھے عفنان کو دیکھتے ہوئے نوید بھائی بول پڑے۔ نہیں تو پھر عنایا اتنے دن سے یہاں کیوں ہے؟ میں نے بھیجا تھا، اس کے کہنے پر راحت صاحب بولے۔ اس دن نبیل کے گھر میں جو حقیقت پتہ چلی، نائلہ بہت اپسیٹ تھی اور میں نہیں چاہتا تھا وہ کچھ الٹا سیدھا عنایا کے سامنے بولے جس سے وہ ہرٹ ہو، اسی لیے میں نے بھیج دیا۔ تبھی ڈاکٹر کے ساتھ سعدیہ باہر آئی۔ کب سے ان کی طبیعت خراب ہے، 4 دن ہو گئے ہیں، دیکھ رہی ہوں اچانک اسے چکر آنے لگتے ہیں، کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ سعدیہ بھابھی پریشان سے بولی۔ بہت ویک ہے، ایسا لگتا ہے عنایا ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی، حالانکہ ایسی کنڈیشن میں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھی، شی از پریگننٹ، آپ کو نہیں پتا؟ ڈاکٹر الٹا ان سے پوچھنے لگی۔ سبین گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ سونیا چچی کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ الہی خیر، سعدیہ نے بے اختیار سینے پر ہاتھ، ان کے ساتھ حماد بھی تھا، سبین نے کہتے ہوئے کن اکھیوں سے عنایا کی طرف۔ اس کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی، جبکہ چچی کی حالت کریٹیکل ہے، پاپا ہسپتال جا رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ سعدیہ نے عنایا کی طرف، آپ جائیں بھابھی، میں ٹھیک ہوں، میں نارمل ہوں، آپ جائیے۔ نائلہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ریئیکٹ کرے، کیا ہو رہا ہے؟ میں کوئی غیر ہوں جو اتنی بڑی بڑی خبریں مجھے سب سے آخر میں ملتی ہیں؟ ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے، تمہیں بھی نہیں پتا تھا عفنان؟ وہ سر نفی میں ہلا کر دوبارہ مراقبے میں چلا گیا۔ آپ کو اسے گھر لے کر آنا چاہیے تھا، کیوں تم اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی؟ اب تو ہر بات دل پر لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، غصے میں انسان کے منہ سے الٹا سیدھا نکل ہی جاتا ہے۔ تم نے معاف کیا ہے لیکن اس نے تمہیں معاف نہیں کیا، وہ اب اس گھر میں آنا نہیں چاہتی۔ آپ نے اسے سمجھایا نہیں؟ میں کیوں سمجھاتا، غلطی تم دونوں کی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے ڈیڈی؟ یہ بھی میں بتاؤں؟ برخوردار، چھوڑیں یہ سب عفنان، تم مٹھائی کا بندوبست کرو، میں خود اپنی بہو کو لے کر آتی ہوں۔ راحت صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا جو خود بخود مسکرا رہی تھی۔ نائلہ بیگم کی آمد اس کے لیے حیرانی سے زیادہ پریشانی کا باعث تھی۔ سست قدموں سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ اللہ کی مرضی کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو صبر دے، وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ بیٹا ہم تمہیں لینے آئے ہیں، وہ گلا کھنکار کر بولی۔ تو عنایا نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دیکھو بیٹا، اس سے پہلے تم کچھ کہو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ ہوا وہ اتنا اچانک اور شاکنگ تھا کہ میں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے پتہ ہے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی، جو ماضی میں ہوا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تم میرے عفنان کی بیوی ہو اور میرے ہونے والے پوتے پوتی کی ماں ہو، ہمارے گھر کی عزت ہو، میں نہیں چاہتی میری غلطی کی سزا عفنان کو ملے۔ وہ بہت پریشان ہے، پلیز آنٹی آپ میری ماں کی طرح ہیں۔ تو بیٹا مائیں تو اولاد کو بہت کچھ کہتی ہیں، تم اچھی بیٹی بن کر ماں کو معاف کر دو۔ بس بیٹا رو کر مجھے شرمندہ نہ کرو۔ تمہیں پتہ ہے عفنان کے بعد پہلی بار ہمارے گھر کوئی بچہ آ رہا ہے، میں اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ جب راحت نے مجھے بتایا تو میں خود کو روک ہی نہ پائی۔ میں چاہتی ہوں تم گھر آ جاؤ۔ راحت صاحب آپ کبھی بھی طنز کرنے سے باز نہیں آتے۔ نائلہ نے ناراضی سے انہیں دیکھا تو وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ جب وہ گھر آئی تو اتنی چاہت سے اس کا استقبال کیا گیا کہ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ جاؤ بیٹا، تم جا کر آرام کرو۔ جی، وہ سست قدموں سے چلتے ہوئی اپنے کمرے تک آئی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے جھٹکا لگا، سارا کمرہ پھولوں سے سجا تھا، جگہ جگہ کینڈل جل رہی تھی جو کہ ماحول کو بہت رومانٹک بنا رہی تھی۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، وہ کمرے کے وسط میں کھڑی حیران نظروں سے سب دیکھ رہی تھی، لیکن دائیں طرف نظر پڑتے ہی وہ ساکت ہو گئی تھی۔
जाने कब से खड़ों से ही देख रहा था। वो बेड के करीब जाकर तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ने लगी जब वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। वो दाएं तरफ हुई तो फिर आगे आ गया। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। तभी उसने तकिया उसके हाथ से लेकर वापस बेड पर फेंक दिया। उसके दोनों हाथ थाम लिए। नाराज हो मुझसे? मुझे ऐसा कोई हक नहीं कि मैं नाराज हूँ। नाराज उनसे हुआ जाता है जिन पर मान हो, जबकि मेरा मान तो आपने तोड़ दिया। जब आप दूसरों की बातों पर यकीन करके मुझसे बदगुमान हुए, सिर्फ एक तलाक का लफ्ज़ सुनकर आपकी मोहब्बत ख़त्म हो गई। मैंने तो आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की थी। मैंने सच बता दिया। वो अलग बात है, वो आप तक नहीं पहुंचा। मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, ये जाने बगैर कि मैं कितनी अज़ियत में हूँ। अब भी आप मुझे लेने नहीं आए, बल्कि आंटी आए, अंकल आए, वो भी शायद इसलिए कि मैं उनको उनका वारिस देने वाली हूँ, वरना मेरी ज़रूरत तो किसी को नहीं। कहने के बाद उसका हौसला ख़त्म ही हो गया। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। अफनान कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। जब उसे लगा कि वो भड़ास निकाल चुकी है तो उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाकर उसे देखने लगा, जिसका सारा चेहरा नम था। उसने बड़े प्यार से उसके आंसू साफ किए। अब मैं कुछ बोलूं? इतनी जल्दी तुम्हारा मान टूट गया? तुम मुझे बताओ, मैंने कहाँ तुम्हारा मान तोड़ा? मैं इंसान हूँ ना, शक तो वलियों के दिल में भी आ जाता है। मैं तो फिर इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह गवाह है, ना तो मैंने तुम पर शक किया और ना ही बदगुमान हुआ। ना ये जान कर तुम्हारी पहले शादी हुई है मेरी मोहब्बत में कोई कमी है, बल्कि तुम्हारे दूर जाने से मुझे पता चला कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं बस शॉक्ड हो गया था। इतनी अचानक वो बात मेरे सामने आई कि मैं ब्लैंक हो गया था। लेकिन तुम खुद बताओ, क्या ये सब जानकर मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की? तुम्हें कोई ताना दिया? कोई अज़ियत पहुँचाई? मैं बस खामोश हो गया था। और जहाँ तक पूछने की बात है तो तब पूछता जब तुम्हारे माज़ी को लेकर कोई इशू बना था। मुझे बस गुस्सा इस बात का था तुमने सब डैडी को बताया, मुझे नहीं। चलो मान लिया शादी से पहले तुम्हें मेरी किसी आदत का पता नहीं था, लेकिन बाद में तो तुम बता सकती थी ना। अगर तुम मुझे सब बता देती तो मैं इस औरत और उस आदमी का मुंह तोड़ देता जो तुम्हारे खिलाफ इतनी गंदी बकवास कर रहे थे। मुझे तुम्हारे बारे में मुझसे बात कर रहा था ना, मैंने उसका यकीन किया था ना। मैं तुमसे बदगुमान हुआ था, बस दुख हुआ था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। क्योंकि जो वो बातें कर रहा था, मैं गुस्सा करने के बावजूद से कुछ ना कह सका, क्योंकि मैं जब भी नहीं जानता था। एक शिकायत और भी है मुझे तुमसे। जब तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फिर तुम मुझे बताए बगैर क्यों नवीद भाई की तरफ गई? क्या मैं हर्ट नहीं हो सकता? अनाया जो पल के झपके बगैर से देख और सुन रही थी, जल्दी से मुझे अंकल ने जाने को कहा था। अब खुद देख लो, इसने किसका मान तोड़ा है। क्या तुम मुझसे नहीं कह सकती थी? उस वक्त जितनी तकलीफ में मैं तुम थी मैं भी था। क्या इस मुश्किल में मैं तुम्हें छोड़ कर जाना चाहिए था? सॉरी। उसके सार पर वो शर्मिंदा होकर बोली। इतनी ही सादा और साफ दिल की थी। अफनान उसे देख कर रह गया। उन्होंने मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं बताया। मुझे भी नहीं पता था। अब कि वो सर झुकाकर धीमी आवाज में बोली। अफनान कितनी देर तक उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सका। वो अब भी उससे शर्मा रही थी। अगर अभी भी तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ, तुम जो चाहे मुझे सजा दे सकती हो, बस मुझे छोड़ कर ना जाना। अनाया ने नजर उठाकर उसे देखा। उसके देखने पर उसने दोनों कान पकड़ लिए थे। उसकी आंखें नम पानी से भरने लगीं। वो एकदम रोते हुए उसके सीने से लग गई। आपका दिल बहुत बड़ा है अफनान। पता नहीं मेरी किस नेकी के सिले में अल्लाह ने आप जैसे शख्स को मेरे नसीब में लिख दिया। मेरे बारे में इतना कुछ जानकर भी आपने मुझ पर शक नहीं किया, मुझे ताने नहीं दिए, फिर भी मुझे अपना लिया। अनाया, आइंदा ये बात कभी नहीं होगी। माजी अब हमारे हाल और मुस्तकबिल के दरमियान कभी नहीं आएगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरे ढेर सारे होने वाले बच्चों की माँ हो। मैं हमेशा तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा, चाहे मैं 90 साल का ही क्यों ना हो जाऊँ। उसके गीत अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला तो वो रोते रोते खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसे पता चल गया था, अगर मोहब्बत हो तो कोई बदगुमानी दो लोगों के दरमियान नहीं आ सकती। ख़त्म शो। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा।
اب حاضر ہوں گی کسی نئی